कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फूल गोभी की उन्नत किस्में और पौधशाला तैयारी पर जानकारी। नया शेड नेट तैयार करने और उसमें खेती की तकनीक पर जानकारी। अच्छी पैदावार प्राप्त करने हेतु आम के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत अगर फूल गोभी की बात की जाए तो इसकी खेती हमारे प्रदेश में बहुतायात के रूप में की जाती है। ये समय मुख्य फसल की नर्सरी डालने के लिए उपयुक्त है। अतः हमारे जो किसान भाई इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं वो किस प्रकार से डालें इसकी नर्सरी, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। गोभी फसल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि 4 प्रकार की किस्में होती हैं। पहली वो किस्में जो जल्दी बोई जाती हैं और उनका समय निकल चुका है, और दूसरी किस्में जो अब बोई जाएंगी जिसको हम मेन क्रॉप कहते हैं, और इसके बाद जो किस्में बोई जाएंगी वो थोड़ा सा लेट होती हैं। तो किसान भाइयों, ये समय है जिसको हम मेन क्रॉप या मुख्य फसल कहते हैं, उनके बीजों के नर्सरी डालने का समय है। इसके लिए आप पंतनगर की एक वैरायटी है जिसे पंत सुब्रा कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले डालना चाहते हैं तो पूसा की एक वैरायटी है, पूसा मेघना, उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी लेट वैरायटियों में जो है स्नोबॉल ग्रुप है और विभिन्न प्रकार की कंपनियां इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास किया है, वो बाज़ार में उपलब्ध है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए ज़रूरी है कि आप ऊंचे स्थान का चुनाव करें और वो स्थान आपके घर के आसपास होना चाहिए जिससे आप उसकी रोज़ देखभाल कर सकते हैं। भूमि जिसको आपने पौधशाला डालने के लिए चुना है उसका उपचारण जरूर करें। उपचारण के लिए 2 विधियां हैं। पहला सूरज की गर्मी से, जिसको सौरीकरण कहते हैं, और दूसरा रसायन फार्मेलिन जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों विधियां आसान हैं, परंतु पहली विधियां थोड़ी लंबी है जिसमें समय लगता है करीब 48 दिन का, और दूसरी विधि जो है वो करीब 4 से 5 दिन लेती है। सौरीकरण में हम जैसा जानते हैं कि सौर की गर्मी यानी जब ज़्यादा होती है, यानी मई माह में करते हैं इसका उपचारण, और उसके लिए पॉलीथीन, पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। जबकि रसायन का उपयोग करके हम अपनी पौधशाला का उपचारण 4 से 5 दिन में कर सकते हैं। पौधशाला का जब उपचारण हो जाता है तो उसके बाद उसकी मिट्टी को भुरभुरा करना है, और अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध है जो केचुए द्वारा बनाई हुई खाद होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी में ये विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी आपकी दोमट होनी चाहिए
और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि उसमें पानी का जमाव बहुत ज़्यादा ना हो। मिट्टी तैयार करते समय या क्यारियाँ तैयार करते समय ये ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी जो है वो करीब 15 सेंटीमीटर उठी होनी चाहिए, और जो बेड की लंबाई है वो आवश्यकता अनुसार रखें। चौड़ाई लेकिन आप जो है 1 मीटर से ज़्यादा ना रखें। अगर आप ज़्यादा बेड बनाते हैं तो 2 बेड के बीच में करीब 40 सेंटीमीटर की ज़रूर जगह रखें, क्योंकि ये सस कीड़ाओं को करने में एक जगह भी देता है। इसके अलावा अगर पानी ज़्यादा बरसता है या पानी ज़्यादा आता है तो वो इन नालियों द्वारा निकल जाता है। इसके बाद आप जब बीज की बुआई करने जा रहे हैं तो बीज का भी उपचारण कर लें। बीज का उपचारण आप बेबेस्टीन या थायराम या कैप्टान नामक की दवा जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है उसका उपयोग कर सकते हैं। जो बीजों का उपचारण है वो हमेशा मिट्टी के बर्तन में करें, और उपचारण करने के बाद जो बेड है, जो तैयार बेड है, उसमें लाइन में ही बीजों को बोएं। लाइन में बीजों को बोने का फ़ायदा ये होता है कि हर बीज को बराबर मात्रा में ही ज़मीन मिलती है, वायु मिलती है, पानी मिलता है और प्रकाश मिलता है। तो इससे आपकी पौध जो है बराबर यानी कि पूरी एक समानता रूप लिए हुए स्वस्थ होती है। जब भी आप पौधों को रोपण के लिए उखाड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं। इसके अलावा जब आप बीज को कतार में बोते हैं तो बीज का जमाव जो है वो एक जैसा होता है और उसकी स्वस्थता या जो उसकी वृद्धि है वो एक जैसी होती है। इसके बाद आप जब बीज को बो लेते हैं तो हल्के मिट्टी से इसको ढक दें, और ढकने के बाद हल्की सिंचाई करने के बाद इसमें पलवार लगा दें। पलवार घास फूस की एक सतह होती है जो ज़मीन के अंदर बनी नमी को काफ़ी दिनों तक बनाए रखती है और एक गर्मी उत्पन्न करती है जो बीज के जमाव के लिए आवश्यक है। जैसे ही बीज का जमाव शुरू होता है वैसे ही इस पलवार को आपको हटा देना है, अन्यथा आपके जो पौध है वो टूट जाएगी। तो पलवार हटाने के बाद इसमें हल्की सिंचाई, निराई गुड़ाई समय पे आवश्यकता अनुसार करते रहें। अगर बारिश होने की ज़्यादा संभावना है तो इसमें पॉलीटनल की बने हुए जिसको कहते हैं लो कॉस्ट पॉलीटनल, उसको ज़रूर बना लें। ये बांस द्वारा भी बनाया जा सकता है और लोहे द्वारा भी बनाया जा सकता है। जो लोहे द्वारा बनाया जाता है वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है और बांस वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो किसान भाइयों, जैसी आपकी सुविधा हो उसको आप उसी तरह से पॉलीटनल बना लें। इसके बाद समय समय पर इसमें निराई गुड़ाई ज़रूर करते रहें। और जैसा मैंने बताया कि इसमें जो आपने भूमि को उपचारित किया है और बीज को उपचारित किया है वो एक उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि इस पौधशाला में एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कमर तोड़ या डंपिंग ऑफ कहते हैं। उसके द्वारा जो है पूरी की पूरी पौध जो है समाप्त हो जाती है अगर ये बीमारी आपकी पौधशाला में आ जाती है। लेकिन अगर आपने बीजों का उपचारण कर रखा है या भूमि का उपचारण कर रखा है तो ये बीमारी करीब 90% कम हो जाती है। अगर ये बीमारी फिर भी आ जाती है तो आप इसको उपचारित कर सकते हैं। बाज़ार में रसायन उपलब्ध है जिसको हम बेबेस्टीन, कैप्टान या थीरम के नाम से जानते हैं। उसमें आप बेबेस्टीन जो आसानी से मिल जाता है उसको लेके एक घोल बना लें 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के, और जहाँ बीमारी ये फैल रही है वहाँ के आसपास के पौधों को तर कर दीजिए। इससे बीमारी ये रुक जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी और उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से आप अपने पौधशाला में अपने बीजों का प्रबंधन कर सकते हैं, जो बीमारी है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पौधशाला तैयार करते हैं तो ये पौधशाला करीब 25 दिन में तैयार हो जाती है। गोभी की पौध 25 से 26 दिन में खेतों के लिए रोपण के लिए तैयार होती है। और इस तरह से अगर आप अपनी नर्सरी का प्रबंधन करते हैं तो आपकी जो पौध है वो स्वस्थ होगी और अधिक से अधिक फल देगी। किसान भाइयों, हाईटेक फार्मिंग के तहत हम आपको समय समय पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देते ही रहते हैं और इसी के अंतर्गत हमने विगत दिनों में पॉली हाउस के निर्माण और इसके महत्व पर जानकारी प्रसारित की थी। आज उसी कड़ी में हम सेड नेट हाउस में खेती के बारे में जानकारी लाए हैं, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं सहायक निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार। सेडनेट जो है वह प्लास्टिक का बना हुआ, जैसे हम लोग घर में मच्छरदानी प्रयोग करते हैं, उसी का एक जो है संशोधित और उसका बृहत रूप है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो है वैसे जो है फसल के लिए है जिसको कि कम सूरज की रोशनी जो है
चाहिए जो छाए में उगते हैं, या फिर वैसे फसल जो काफ़ी अधिक जो है तापमान पे उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, तो वैसे फसल को हम लोग शेड नेट के अंतर्गत जो है हम लोग उसकी खेती कर सकते हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से फूल की खेती जो है की जाती है, और फूल की खेती जैसे कि कार्नेशन है, उसके बाद फिर हमारा जरबेरा है, तो ये दोनों यदि खेती करते हैं। इसके अलावा अन्य फसलें भी जो हमारे हैं, जैसे हार्डनिंग हम कर सकते हैं, कहीं से भी कोई पौधे दूसरे जगह से लाते हैं तो उसको हम जो है इसमें रख के हार्डनिंग कर सकते हैं। सब जैसे बिचड़ा है, सब्जी का बिचड़ा है या फूल का बिचड़ा ही है, तो वो सभी हम लोग इसमें तैयार कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जब हम बीज से जब हम पौधा तैयार करते हैं, तो बीज से जब पौधा होता है तो उस समय काफ़ी कोमल होता है पौधा, और उसको जो है यदि हम डायरेक्ट सीधे जो है फील्ड में लगाते हैं तो उसके मरने की संभावना जो है अधिक रहती है। लेकिन उसी को यदि हम जो है शेड नेट में कुछ दिन जो है हार्डनिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे पौधे जो है जब मजबूत हो जाते हैं और खेत में जब हम उनको लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसमें मरने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इस प्रकार शेड नेट का प्रयोग करके जो है किसान भाई जो है जो खास करके हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं, जैसे मुख्य रूप से सब्जी, फूल, ये सब की खेती करते हैं, उसके उन किसानों के लिए यह जो है बहुत लाभप्रद है। स्थल चयन में हमको देखना चाहिए कि जो है हम लोग वहाँ पे पानी जो है जल जमाव नहीं हो, और चूँकि पॉली हाउस और इसमें अंतर यह है कि इसकी हाइट कम होती है तो इसके स्ट्रक्चर के गिरने की संभावना कम रहती है, यह काफ़ी मजबूत होता है। तो जो भी अपलैंड है और जहाँ पे कि सिंचाई का साधन पास में ही होना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से जो है सिंचाई का साधन खेत से काफ़ी दूर है, किसान भाई जो है दूसरे प्लॉट से जो है लाते हैं, तो हमको ऐसा स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि सिंचाई का साधन एकदम शेड नेट के नज़दीक हो और अपलैंड हो, पानी का जमाव वहाँ नहीं होना चाहिए। और शेप की बात है तो यह जो है रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है, कहीं कहीं डोम शेप में भी बनाया जाता है, तो जो है लेकिन अभी वर्तमान में जो शेड नेट बनाया जा रहा है यह मेन रूप से जो है रेक्टेंगुलर सेट है, जबकि पॉली हाउस जो है वो डोम शेप में ज़्यादा बन रहे हैं। जाड़े के मौसम में इसमें जो है हम लोग खेती, चूँकि हर पौधे जीवित प्राणी है, सभी को सनलाइट की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें जाड़े में खेती करना जो है कठिन है। उसमें फिर हम लोगों को शेड नेट भी अलग अलग जो है तरह के होते हैं, जैसे 75% का शेड नेट है, 50% का शेड नेट है। तो उसमें यदि हम देखेंगे कि जब हम गर्मी के सीज़न में प्रयोग करते हैं तो उस समय शेड नेट जो है हम ऐसे शेड नेट का चुनाव करें जिसमें कि हमारा लाइट जो है की इंटेंसिटी को बहुत हद तक कम किया जा सके। जैसे 75% का यदि करेंगे तो 25% जो है लाइट को आने देगा, 75% रोक देगा। तो उसी तरह 50% है तो 50% लाइट को रोकेगा, 50% जो है आने देगा। तो जाड़े में जो है शेड नेट में खेती जो है करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो पेरेनियल क्रॉप है उसको कर सकते हैं। एनुअल क्रॉप को इसमें जो है हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और मुख्य रूप से जाड़े को छोड़ के अन्य जो भी मौसम है उसमें खेती कर सकते हैं। और इसमें हम लोग शेड नेट के अंतर्गत जो है स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप, ये सभी जो माइक्रो इरिगेशन की तकनीक है उनका इसमें इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ फर्टिलाइज़र टैंक का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हम पौध संरक्षण की जो दवाएं हैं या फिर जो खाद एवं उर्वरक है उनका भी इसी सिस्टम के माध्यम से जो है प्रयोग उसमें कर लेते हैं। और चूँकि शेड नेट जो है हमारा चारों तरफ से जो है बंद रहता है, तो इसमें कीड़े वैसे तो आते हैं, लेकिन फिर भी जो अब खुली खेत में जब खेती करें और शेड नेट में खेती करें तो इसमें अंतर आ जाता है। इसमें हम लोग उसको काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं दवा का छिड़काव करके। और जब इसमें शेड नेट में खेती करें तो शेड नेट में खेती करने के पहले मुख्य रूप से हमको सॉइल ट्रीटमेंट कराना जो है ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पौधे को जो हानि करते हैं, उसमें रोग व्याधि का कारण बनते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सॉइल का ट्रीटमेंट कर देते हैं, इसके लिए फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं, और तब इसमें हम लोग खेती कर सकते हैं। तो शेड नेट अभी और जो है वैसे नर्सरी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो
जो हमारे नर्सरी चलाने वाले किसान हैं वो भी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। पौधा जब किसानों को देते हैं तो मिट्टी से उखाड़ के वो सामान्यतः पौधे की छांव में रखते हैं, तो वहाँ पे यदि शेड नेट में रख के किसानों को देंगे तो पौधे की मृत्यु दर घटेगी और उनका जो है पूरे जो भी किसान पौधा उनका ले जाएंगे उनका नर्सरी का जो है एक अलग इमेज बनेगा किसानों के बीच और उनको अच्छा जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार शेड नेट में खेती करके और पौधे की हार्डनिंग करके जो है किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम की बागवानी हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी बागवानी लगा रखी है तो वो इससे अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इस समय इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर पीएन कटियार। दो समय कम से कम पौधों को अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ये दो समय, एक फूल आने के पहले और एक फल तोड़ने के बाद। तो ये फल तोड़ने के बाद की स्थिति है। मिट्टी के अंदर ताकत थी, उसको पौधे ने प्राप्त, बच्चे जिनको हम फल कहते हैं फलों को दे दिया। अब उनके पास ताकत की कमी हो सकती है। जो हमारी भूमि में ताकत है हम उस ताकत को बनाए रखें। वो इसलिए कि ये बरसात का मौसम है, विभिन्न प्रकार के खरपतवार हमारे बगीचे में उगते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हमने खेत को सफाई करवाई है। जैसे ही बरसात होगी या नहीं भी बरसात होगी तो भी 15-20 दिन बाद पुनः ये खरपतवार खड़े हो जाएंगे और ये भारी मात्रा में ज़मीन के पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं। यही पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों को मिलते हैं और यही पोषक तत्व हैं जो खरपतवार खा जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस समय हम बगीचे की, जैसे ही हमें बरसात से मुक्ति मिले, बरसात न हो और खेत जुताई लायक हो जाए, हमें चाहिए कि हल्की जुताई, गहरी जुताई नहीं जरूरत पड़ती। सेंटीमीटर के बाद इसकी चूसक जड़ें चारों तरफ फैली रहती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक 7-8 सेंटीमीटर की गहरी जुताई पूरे बगीचे की कर दें ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। दूसरी, हवा का प्रवेश हो जाए। जब बरसात होती है खेत पूरा भर जाता है तो उस समय ऊपर की मिट्टी टाइट हो जाती है और खरपतवार के उगे होने से हवा का प्रवेश मिट्टी में रुक जाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक होता है विकास के लिए। किसान भाइयों, दूसरी चीज़, पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा हमें देनी है, क्योंकि ये फल टूट चुके हैं। अब हमें अतिरिक्त मात्रा इनको देनी है। इसके लिए हम, जैसे ये पौधा है 5 साल पुराना है, 1 साल के पौधे को 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP और लगभग 60 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। इसकी आधी मात्रा पौधे के चारों तरफ जो इसकी पैरी फेरी है, बिल्कुल तने के पास न दे के इसकी पैरी फेरी में हम इस खाद और उर्वरक को 5 किलो 10 किलो कम गोबर की खाद है उसके साथ अगर चारों तरफ फैला दें और इसके बाद पुनः इसकी हल्की फड़ुए से गुड़ाई कर दें, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता है। हल्की गुड़ाई कर दें, मिट्टी को समतल कर दें और इसके पश्चात पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि बरसात हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी स्थिति में, ताकि जो हमने खाद और उर्वरक का प्रयोग किया है वो पौधे उसको प्राप्त कर लें। किसान भाइयों, ये जानते हैं कि बरसात का मौसम है, बहुत सारे कीड़े हैं जो कि पौधों के पत्तियों को खाते रहते हैं, छाल को खाते रहते हैं। एक और बड़ा हानिकारक कीड़ा होता है मैंगो मिलीबग, सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा, वो भी इस साल काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। ऐसे कीड़ों से हमारे पौधों को नुकसान न हो, इसलिए जब देखें कि आप 2-4 दिन के लिए मौसम खुला हुआ है तो कम से कम एक बार कीटनाशक दवा जैसे मोनोक्रोटोफास 1 लीटर दवा 1 लीटर पानी के दर पे बना लें सलूशन। और यदि ये तो 5 साल का पौधा है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लीटर पानी लगेगा और 2-3 मिलीलीटर दवा लगे, पूरा पौधा
इसको आप धुलाई कर दीजिए ताकि जो कीड़े पत्तियों पर बैठे हों, शाखाओं पे हों, वो सारे कीड़े ख़त्म हो जाएं या भाग जाएं या हमारे पौधे से बाहर हो जाएं। तो इस प्रकार किसान भाइयों, अगर ये 2-3 क्रियाएं आप समय से कर दें बरसात के मौसम में, तो हमारे पौधों की वृद्धि और विकास प्रभावित नहीं होगी और जो आगे आने वाली फसल है उस पर इन वृद्धि और विकास का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी फ्रूटिंग होगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में मध्यम से घने बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 32 से 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने एवं रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 90 से 94% के मध्य एवं दोपहर बाद हवा में नमी की मात्रा 64 से 72% के मध्य रहने, मध्यम गति की हवा 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से बहने तथा आगे 19 से 23 अगस्त के मध्य इन क्षेत्रों में मध्यम अर्थात कुल 40 मिलीमीटर और बारिश होने की संभावना है। ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह आगे आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। पिछले दिनों का मौसम धान की सभी अवस्थाओं की फसल की उचित बढ़वार हेतु अनुकूल रहा। इस सप्ताह संभावित वर्षा के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस सप्ताह धान की किसी भी अवस्था की फसल में सिंचाई न करें। धान की समय से रोपी गई फसल लगभग 65 से 70 दिनों की हो गई है, जो कि इस समय बालियां निकलने की पूर्व अवस्था में है। अतः इस अवस्था की फसल पर वर्षा बंद होते ही मौसम साफ होने पर नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा देने हेतु 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। ऐसा करने से धान के खेत में बालियां एक साथ निकल आएंगी। धान की फसल में कहीं कहीं अधिक जल भराव होने एवं संभावित तापमानों में हल्की वृद्धि, बादलों के छाए रहने एवं वायुमंडलीय हवा में अधिक नमी के कारण धान की कुछ किस्मों विशेषतया पंचधान 4, पूसा बासमती 1 जया आदि में रोगों के लगने की संभावना है। किसान भाई पहचान हेतु देख लें कि पत्तियों के शीर्ष भाग पर पहले हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में पूरी पत्ती नारंगी भूरे रंग की हो जाती है तथा पौधे सूखने लगते हैं। जिस खेत के फसल में ये लक्षण दिखाई दें तब समझ लें कि फसल में जीवाणु लीफ स्टिक तथा जीवाणु झुलसा अर्थात बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग लग रहे हैं। अतः ये लक्षण दिखाई देने पर पहले खेत में अधिक भरे पानी को बाहर निकलवाएं, यूरिया का बुरकाव रोक दें तथा यदि आवश्यक हो तब बाद में यूरिया का हल्का बुरकाव 2 बार में करें। लेकिन यदि फसल में रोग 10% से अधिक भाग में दिखाई दे रहा हो तब फसल सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तथा 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई फसल की उचित देखभाल करें तथा जल निकास बनाए रखें। सोयाबीन की देर से बोई गई फसल में से खरपतवार निकलवाएं। अधिक पैदावार लेने हेतु घने पौधों को निकालकर 12 से 15 पौधे नियंत्रित करें। ऐसे संभावित मौसम में सोयाबीन की फसल में किसी प्रकार के कीट एवं बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः किसी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदनाशी का छिड़काव इस सप्ताह न करें। मूंग की समय से बोई फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है। तापमान बढ़ने से फसल में सफेद मक्खी द्वारा फैलने वाला पीला मोज़ेक विषाणु रोग लग सकता है।
अतः रोग की पहचान कर बचाव हेतु मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 400 मिलीलीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। लीची के वृक्षों में गुटी बनाने हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल मौसम रहने की संभावना है, अतः इच्छुक किसान भाई उचित विधि द्वारा गुटी बनाएं। तापमान बढ़ने से लीची के वृक्षों पर पत्ती लपेटने वाले कीटों पर भी नजर रखें। ये कीट पेड़ों की टहनियों की बढ़वार को प्रभावित करते हैं, अतः पेड़ों पर इन कीटों का प्रकोप दिखाई देते ही सुरक्षा हेतु 36 EC मोनोक्रोटोफास की 1.5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भाटपार जिला देवरिया के सुखारी यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में खान पान प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सामान्यतः एक वयस्क जानवर को प्रतिदिन 6 किलो सूखा चारा और 15 से 20 किलो तक हरा चारा खिलाना चाहिए। फलीदार और बिना फलीदार हरे चारे को समान अनुपात में मिलाकर खिलाना चाहिए। पशु दाने के निर्माण में उत्तम गुणवत्ता के अनाज, तेल, खली, ग्वार मिल, भूसी, शीरा, नमक, खनिज लवण तथा विटामिनों का उपयोग किया जाता है। ये महंगा नहीं होता है और पशु इसे बहुत ही चाव से खाता है। प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज और विटामिन से भरपूर पशु आहार से जानवर स्वस्थ रहते हैं, उनका विकास अच्छा होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को समुचित विकास होता है और इसको खिलाने से किसानों को लाभ ज़्यादा होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।